इश्कबाज सेशन 2 चैप्टर 246। कृष की बातों को सुनता ही रह गया। वह बिल्कुल हैरान था। उसके भाई के एटीट्यूड में कोई भी फर्क नहीं था। और तभी कृष ने अपने आंखों से इशारा किया, जिसे देखकर आशी धीरे से अपनी जगह से खड़ी हुई और उसने नताशा को जाकर हल्दी लगाई। ऐसा होते ही नताशा के चेहरे पर भी मुस्कुराना गई। आशी नताशा को हल्दी लगाते हुए उसे छेड़ते हुए बोली, मुबारक हो देवरानी जी, फाइनली मेरे देवर जी के साथ आपकी शादी हो रही है। एक बात याद रखना, जेठानी हूँ मैं, हुक्म चलाऊंगी मैं, आंख दिखाऊंगी मैं, सिहमी खड़ी रहेगी मेरी देवरानी। कहते हुए आशी ने प्यार से नताशा की नाक खींच दी, जो देखकर नताशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आशी जोर से नताशा के गले लग गई। दोनों बहनें एक दूसरे से हंसी ठिठोली कर रही थी। थोड़ी ही देर में हल्दी के सेरेमनी पूरी तरह कंप्लीट हो गई थी। और तभी निकिता ने आसपास खड़े सभी लोगों को देखते हुए कहा, तो भाई हल्दी के सेरेमनी तो कंप्लीट हो गई। हमारे दूल्हा और दुल्हन के बदन पर एक दूसरे के नाम की हल्दी लग गई है और अब वह लोग हमेशा हमेशा के लिए अपने पार्टनर के होने के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं। और अब कल मेहंदी और संगीत का फंक्शन है और परसों शादी। लेकिन इन सब के बाद आप लोगों को तो मालूम होगा कि हल्दी के बाद लड़का और लड़की एक दूसरे से मिल नहीं सकते, और इसीलिए अब दोनों ही होने वाले दूल्हे अपनी होने वाली दुल्हन से तब तक नहीं मिल सकते जब तक उन लोगों की शादी नहीं हो जाती। और अब वह लोग एक दूसरे को सीधा शादी वाले दिन ही देख सकते हैं। तो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी और है कि मैंने और रुद्र ने यहाँ कैलिफोर्निया में एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत बंगलो लिया है। क्योंकि जब लड़का और लड़की एक दूसरे को देख ही नहीं सकते तो एक घर में रहकर तो यह इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए हम लोगों ने फैसला लिया है कि अब कल मेहंदी और संगीत का फंक्शन इस फार्म हाउस में न होकर हमारे उसी बंगलो में होगा। और इसके साथ ही दोनों दुल्हन की शादी और विदाई भी उसी बंगलो से होगी। यानी कि अब लड़की वाले अपने बंगलो में रहेंगे और लड़के वाले बारात यहाँ से हमारे बंगलो तक लाएंगे। और इसीलिए दोनों ही दुल्हन सुबह ही हमारे साथ हमारे बंगलो के लिए निकलेंगे। फिलहाल रात बहुत हो चुकी है, तो तुम सब जाओ और नहाकर अपनी हल्दी निकाल दो। कहते हुए निकिता के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। और उसकी बातों को सुनकर सभी लोगों के चेहरे पर तो कोई खास रिएक्शन नहीं थे। सब मुस्कुरा रहे थे। लेकिन रॉकी और कृष के पैरों तले जमीन निकल गई थी। कृष का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा था और रॉकी भी नताशा से दूर होने के डर से नताशा का चेहरा देख रहा था। नताशा और आशी भी बिना कुछ बोले अपने अपने पार्टनर को देख रहे थे। और तभी कृष गुस्से से अपनी जगह से खड़े होकर निकिता पर लगभग गुस्सा करते हुए बोला, वॉट, ये क्या बकवास कर रही है आप? मैसेज सिंघानिया, आप मुझे मेरी फायरफ्लाई से दूर कैसे कर सकती हैं? आप भूल रही है वह मेरी वाइफ है। और यह शादी, हल्दी और यह जितने भी रिचुअल हैं, मैं सिर्फ अपनी फायरफ्लाई की खुशी के लिए कर रहा हूँ, ना कि इसलिए कि आप इसका फायदा उठाकर मुझे मेरी ही वाइफ से दूर रखें। मुझे यह मंजूर नहीं है। मेरी फायरफ्लाई कहीं नहीं जाएगी, दैट्स क्लियर। कहते हुए कृष झटके से आगे आया और आशी के हाथ को पकड़कर उसे अपने साथ वहां से ले जाने लगा। तभी निकिता, जो मुंह खुले कृष की बातों को सुन रही थी, वह अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के यूं ही कृष और आशी को जाता हुआ देख पीछे से आवाज देते हुए बोली, अगर बात सिर्फ आशिकी की खुशी के लिए हल्दी लगाने की थी तो इसके लिए तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। कृष, तुम किचन से हल्दी लेकर भी आशी को अप्लाई करवा सकते थे। ये शादी और मेहंदी थी। संगीत को पूरे रिचुअल से कंप्लीट करने की बात कहने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपने बच्चों की दुश्मन हूँ और उन्हें अलग करना चाहती हूँ, जबकि तुम ये अच्छे से जानते हो कि तुम सभी को एक साथ देखकर सबसे ज्यादा खुशी हमें ही होती है। मैं तो ये सब सिर्फ इसलिए कह रही थी क्योंकि यह असली रिचुअल है। तुम किसी से भी पूछ सकते हो, अपनी मॉम और डैड से पूछ लो। हिंदू रिचुअल्स में हल्दी लगे के बाद लड़का और लड़की को एक दूसरे से दूर रखा जाता है, इसलिए नहीं ताकि दोनों में दूरियां आए, बल्कि इसलिए ताकि दोनों के बीच एक दूसरे को पाने की तड़प और बॉन्डिंग और भी ज्यादा स्ट्रांग हो। हम जानते हैं आशी तुम्हारी वाइफ है और अगर तुम उसे ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो, लेकिन उसके बाद तुम लोगों की शादी उस तरह से नहीं होगी जिस तरह से होनी चाहिए। क्योंकि कल जो मेहंदी और संगीत होने वाला है उसमें लड़के शामिल नहीं होते, और वैसे भी सिर्फ एक दिन की ही तो बात है। उसके बाद तो तुम लोग आ ही जाओगे बारात लेकर। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं ठीक कहा ना ऐना? तुम ही समझाओ ना। कृष को कहते हुए निकिता ने ऐना की तरफ देखा और अब ऐना भी हाँ मैं
कर हिलाते हुए धीरे से क्रिश के पास आकर उसे समझाते हुए बोली, क्रिश समझने की कोशिश करो बेटा, निकिता ने जो कहा वह सब सिर्फ एक रिचुअल है, लेकिन तुम दोनों पहले ही पति पत्नी हो, तुम लोगों को मेहंदी और संगीत की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर बात आशिकी की खुशी की है तो तुम लोग डायरेक्ट परसों शादी ही कर लेना, उसकी खुशी भी रह जाएगी और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐना की बात सुनकर क्रिश ने एक सेकंड अपनी नज़र घुमाकर अपनी मॉम और डैड की तरफ देखा, जो लोग अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए खड़े थे, और अब किसने अपनी बगल में खड़ी आशी की तरफ देखा जिसके हाथों को उसने पकड़ रखा था। वह चुपचाप अपनी नज़र उठाकर उम्मीद से क्रिश की तरफ देख रही थी। उसने जल्दी से अपना सर झटकते हुए क्रिश से मीठी और धीमी आवाज में कहा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है साइको, हम ये सब रहने भी दे सकते हैं, वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है, मैंने तुम्हारे नाम की हल्दी लगा ली, वही काफी है। और आशी की बात सुनकर क्रिश के चेहरे के रिएक्शन काफी अजीब हो चुके थे। उसने तुरंत ही आशी से अपनी नजर फेर ली और अपनी आंखें कस के बंद कर ली। उसे अपने दिल पर कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उससे उसका कलेजा मांग लिया हो। और अब रॉकी उम्मीद भरी नजर से क्रिश की तरफ देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि क्रिश आशी को खुद से दूर नहीं होने देगा और इसी बहाने रॉकी को भी नताशा के आसपास रहने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब क्रिश ने निकिता की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, सिर्फ एक दिन आप लोग सुबह फायरफ्लाई और नताशा के साथ जा सकते हैं। इतना कहकर क्रिश ने आशी की तरफ देखा और एक बार फिर उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। तभी निकिता, जो कि अपने चेहरे पर एक तिरछी और शरारती मुस्कान लिए खड़ी थी, अचानक ही अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को नॉर्मल करते हुए क्रिश को एक बार फिर रुकते हुए बोली, अरे एक बात तो बताना मैं भूल ही गई, हल्दी अप्लाई होने के बाद तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इनफैक्ट दोनों लड़कियां आज एक साथ अलग कमरे में सोएंगी। और निकिता के इस बम को फोड़ते ही क्रिश झटके से गुस्से भरी घूरती नजरों से निकिता को देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी और इसी वक्त निकिता को गोली मार देगा। और निकिता अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए अपनी जोरदार हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि क्रिश और रॉकी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर उसे बहुत हंसी आ रही थी। लेकिन अब निकिता की बात सुनकर क्रिश ने एक ठंडी सांस ली और ना चाहते हुए भी उसने धीरे से आशी का हाथ छोड़ दिया और अपने कदम आगे बढ़ने लगा। तभी आशी उसे आवाज देते हुए बोली, साइको, क्या तुम मुझसे नाराज? और आशी की आवाज सुनकर क्रिश के चलते हुए कदम रुक गए। उसने बिना आशी की तरफ देखते हुए कहा, डॉन तीवरी, सिर्फ कुछ घंटे के लिए छोड़ रहा हूँ फायरफ्लाई, ताकि एक बार फिर तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूँ। और अगर किसी को ये लगता है कि वह अपनी इस तरह की हरकतें करके मुझे परेशान कर सकता है तो उसे ये पता चल जाए कि ड्रैगन किंग को परेशान करना इतना आसान नहीं है। बात अगर तुम्हारी ख्वाहिश की नहीं होती तो आई स्वेर की तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर पाता। अब क्रिश की बात सुनकर निकिता का मुंह बन गया, क्योंकि क्रिश की यह बात शायद निकिता के लिए थी। अब क्रिश बिना आशी की तरफ देख तेज कदमों के साथ वहां से चला गया और अब रॉकी मासूम सा चेहरा बनाकर नताशा की तरफ देख रहा था। नताशा बेचारी चुपचाप सर झुकाए तिरछी नजर से रॉकी को देख रही थी। क्रिश के जाने के बाद निकिता दोनों लड़कियों को लेकर अपने साथ एक कमरे की तरफ चली गई, जहां आज रात वह दोनों रहने वाली थी। और अब धीरे धीरे सभी लोग अपने अपने कमरे की तरफ चले गए और वही याना, जो न जाने कब से अपने चेहरे मायूसी लिए ये सब नजर देख रही थी, दिल ही दिल में अपने आप से बोली, कितने खुशकिस्मत होते हैं वह लोग जिन्हें प्यार करने के लिए एक अच्छा जीवन साथी और फैमिली मिलते हैं। काश हर किसी की लाइफ में ये खुशियां होती। फाइनली इतने सारे स्ट्रगल के बाद नताशा की लाइफ में भी खुशियां आ रही है। पता नहीं मेरी लाइफ में क्या है, कहते हुए याना मायूस दिल से वहां से जाने लगी। और तभी अचानक की उसके कदम लड़खड़ा गए। वह इस वक्त लॉन्ग व्हाइट कलर के गाउन में हाई हील सैंडल पहने गार्डन में चल रही थी। रात का अंधेरा होने के कारण उसने ध्यान नहीं दिया और अचानक ही कार्पेट में उसके पैर फंस गए। लेकिन वह जैसे ही गिरने वाली थी, अचानक ही किसी ने तुरंत ही उसे उसकी कमर से थाम लिया। याना गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन कुछ पल तक जब उसे गिरने का एहसास नहीं हुआ, उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखी तो वह इस वक्त किसी की बाहों में झूली हुई थी। और यह कोई और नहीं बल्कि मैक्स था। अपने सामने मैक्स को देखकर याना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके हाथ अपने आप मैक्स के कंधे पर जा चुके थे और वह अपनी गहरी हरी
आंखों से मैक्स की आंखों में देख रही थी। मैक्स भी अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए याना कोई देख रहा था, लेकिन तभी अचानक पास से गुजर रहे राका की नजर याना और मैक्स पर गई और अपने सामने याना को किसी और की बाहों में देखकर राका के तन बदन में आग लग गई। उसकी नीली आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, उसके हाथों की मुठ्ठियां कस गई थी। वह गुस्से से दांत पीसते हुए अपने आप से बोला, इस लड़की की इतनी हिम्मत, मैंने इसे वार्निंग दी थी लेकिन लगता है इसे मेरी बातें समझ में नहीं आती, इसे तो मैं कहते हुए राका तेज कदमों के साथ उन दोनों की तरफ लपका, लेकिन तभी अचानक ही उसके फोन पर क्रिश की कॉल आई। राका ने अपनी नजर उठाकर अपने मोबाइल की तरफ देखा और ना चाहते हुए भी उसे पहले क्रिश की कॉल रिसीव करनी पड़ी। और वहीं दूसरी तरफ मैक्स अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए याना से बोला, आर यू ओके मिस याना लुइस। और मैक्स के पूछने पर याना जल्दी से खुद को संभालते हुए खड़ी हुई, फिर उसने अपनी नज़र थोड़ी इधर उधर करते हुए मैक्स से माफ़ी मांगते हुए कहा, यार आई एम ओके, सॉरी माई बैलेंस वॉज लॉस्ट, थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी। और इतना कहकर वह जल्दी से वहां से चली गई। लेकिन मैक्स याना के जाने के बाद अपनी चाहत भरी नजरों से उसे जाते हुए तब तक देखा है जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। और अब्बू अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए अपने खाली हाथों को निहार रहा था, जिन हाथों से उसने अभी अभी याना को थामा था। लेकिन वह इस बात से अनजान था कि उसकी चाहत भरी नजरों को एक जोड़ी नीली आंखें घूर कर देख रही हैं, जो मैक्स के दिल में क्या चल रहा है शायद उसे परख चुकी थी। यह कोई और नहीं बल्कि राका था। और अब मैक्स की आंखों में याना के लिए चाहत को समझकर राका के तन बदन में जो आग लगी थी उसे समझाना बहुत मुश्किल था। वह अंगारों पर लौट रहा था। वह गुस्से से दांत पीते हुए तेज कदमों के साथ याना के पीछे चला गया। और वही दूसरी तरफ नताशा अपने साथ दोनों लड़कियों को लाकर उन्हें एक कमरे में छोड़ते हुए बोली, तुम लोग जाओ और फ्रेश हो जाओ, मैं तुम दोनों के कपड़े गोरी के हाथों से भिजवाती हूँ। और हाँ, अब तुम दोनों को नीचे आने की जरूरत नहीं है, खाना भी तुम लोगों का ऊपर ही कमरे में आ जाएगा। आज रात तुम्हारे साथ गौरी सो जाएगी और हम लोग सुबह ही अपने बंगलों के लिए निकलेंगे, ठीक है। निकिता की बात सुनकर दोनों लड़कियों ने धीरे से हाँ में सर हिलाया और अब दोनों एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुराती हैं। तभी आशी को याद आया कि उसका फेस वॉश तो यहाँ है ही नहीं। और अब उसने नताशा की तरफ देखते हुए कहा, नताशा मेरा फेस वॉश तो यहाँ है ही नहीं, एक काम करो पहले तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं अपना फेस वॉश किसी से मंगवा लेती हूँ। आशी की बात मानकर नताशा बाथरूम में फ्रेश होने चली गई और आशी कमरे से निकलकर अपना फेस वॉश लेने के लिए अपने और क्रिश के कमरे की तरफ चली गई। अब नताशा बाथरूम में आई पर अपने सीने से दुपट्टा हटाकर उसने फ्लोर पर गिरा दिया। इसके बाद वह वॉश बेसिन के सामने लगे बड़े से मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखते हुए धीरे धीरे अपने पूरे बदन पर रॉकी के नाम की लगी हुई हल्दी को निहार रही थी, जिसे देखते हुए उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, क्योंकि यह उसका वह सपना था जिसे पूरा करने की उम्मीद शायद वह छोड़ ही चुकी थी। लेकिन फाइनली किस्मत ने उसकी लाइफ में ये खुशी लौटा ही दी और आज उसके बदन पर रॉकी के नाम की हल्दी लगी हुई थी। नताशा अभी अपने आप को मिरर में निहार ही रही थी, तभी अचानक कि उसे अपने कमर पर किसी के ठंडे हाथ महसूस हुए। ऐसा महसूस होते ही नताशा की सांस एक पल के लिए अटक गई। कौन कहते हुए वह अपनी आंखें बड़ी करते हुए सामने मिरर के जरिए अपने पीछे देखती है तो हैरान रह जाती है। रॉकी तुम यहाँ, कहते हुए नताशा की जुबान रही थी और उसकी बातों को सुनकर रॉकी नताशा की कमर पर यूं ही अपने ठंडे हाथ चलाते हुए उसे पीछे से हग अपने और करीब कर लेता है, जिसे नताशा की पीठ रॉकी के सीने से चिपक चुकी थी। अब वह उसके कंधे पर अपनी चिन रखकर अपनी सांसें उसके कानों के पास छोड़ते हुए मदहोश आवाज में बोला, हम्मम मेरे अलावा और कौन हो सकता है वाइफी। रॉकी की मदहोश सांसों को अपने कानों के पास महसूस कर नताशा का तन बदन सिहरने लगा था। रॉकी उसे काफी मदहोशी से उसकी कमर और पेट को सहला रहा था। तभी नताशा एक बार फिर अपनी आवाज में अपनी आंखें बंद किए हुए रॉकी से बोली, आह तुम यहाँ क्यों आए हो रॉकी, अगर किसी ने देखी है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम जानते हो ना मॉम ने कहा है कि। और नताशा की बात कंप्लीट होने से पहले ही रॉकी ने अचानक ही नताशा को पलटकर अपनी तरफ किया और अब वह उसे यूं ही उसकी कमर से थामे हुए अपने और करीब करते हुए उसकी आंखों में आंखें डाले बोला, आई नो पर क्या करूं, बहुत कंट्रोल किया खुद को पर नहीं कर पाया। तुम्हें पता है आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, तुम्हें मेरे
नाम की मेहंदी हर किसी ने तू लगा दी, पर जिसे लगाना चाहिए था उसी ने नहीं लगाई, बस फिर मुझे आना पड़ा अपने बदन की हल्दी तुम्हारे बदन पर मलने के लिए। और तुम्हें लोगों का डर क्यों है? तुम भूल रही हो तुम पहले से मेरी बीवी हो और बहुत जल्द तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। कहते हुए रॉकी धीरे धीरे नताशा के होठों की तरफ झुकने लगा और नताशा रॉकी की इंटेंशन को समझकर शर्मा रही थी। उसने जल्दी से रॉकी के होठों पर अपने हाथ रखकर अपनी आंखों से उसे आगे न बढ़ाने की रिक्वेस्ट की, जो देखकर रॉकी नताशा के उन हाथों पर यूं ही किस करते हुए बोला, सॉरी पर मुझे इसकी तलब है, प्लीज मत रोको ना, वैसे भी कल तुम चली जाओगी और फिर मैं तुम्हें देख भी नहीं पाऊंगा। तुम नहीं जानती, यह सोचकर ही मेरी जान निकली जा रही है वाइफी, मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता। प्लीज मुझे अपने इन गुलाबी होठों का थोड़ा रेस पीने दो ताकि ये तड़प कुछ कम हो जाए। प्लीज थोड़ा सा मेरे करीब आओ ना वाइफी। कहते हुए रॉकी काफी मदहोशी से नताशा के होठों को देख रहा था और रॉकी कुछ इस कदर अपनी मदहोश हाथों को नताशा की बॉडी पर चला रहा था कि नताशा चाहकर भी रॉकी को खुद से दूर नहीं कर पाई और अब उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। अब दोनों ही एक दूसरे के काफी करीब थे। रॉकी अपनी चाहत भरी नजरों से नताशा को देखते हुए धीरे से उसके होठों पर होठ रख देता है और अब उसने नताशा को यूं ही किस करते हुए उसे शक करना शुरू कर दिया। रॉकी के होठों को एक बार फिर अपने होठों पर महसूस कर नताशा के धड़कते दिल को भी एक अलग ही सुकून मिल रहा था। दोनों ही एक दूसरे के सीने से लगे हुए एक दूसरे को पैशनेट किस करने लगे। नताशा के हाथ अपने आप रॉकी के बालों में उलझ गए। रॉकी ने नताशा को यूं ही किस करते हुए अचानक ही उठाकर उसे सिल्फ पर बिठा दिया और उसके दोनों पैरों के बीच खड़े होकर उसे अपने और करीब कर पैशनेट किस करने लगा। वहीं दूसरी तरफ आशी अपने कमरे में फेस वॉश लेने आई। उसने धीरे से कमरा खोला तो क्रिश कमरे में नहीं था, जो देखकर आशी बिना किसी हेसिटेशन के चुपचाप अपने बाथरूम में चली गई। वह अपने ही ख्यालों में कुछ इस कदर खोई थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि क्रिश भी इस बाथरूम में शावर के नीचे खड़े होकर बात ले रहा था। आशी ने कॉर्नर में लगे हुए एक सेल्फ से अपना फेस वॉश उठाया और जैसे ही वह घूमने को हुई, अचानक ही सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि क्रिश उसके ठीक सामने शावर के नीचे खड़े होकर अपने सीने पर हाथ बांधे उसे ही देख रहा था। आशी को सबसे ज्यादा हैरानी क्रिश की कंडीशन पर थी। अचानक की आशी के मुंह से जोरदार चीख निकली। आ की आवाज के साथ आशी ने तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन इससे पहले कि आशी जोर से चीख पाती, अगले ही पल क्रिश ने अपनी तेजी दिखाते हुए एक झटके में आशी की कमर में हाथ डालकर अपने करीब किया और इससे पहला आशी कुछ समझ पाते क्रिश ने उसके होठों पर अपने होठों पर उसे किस करना शुरू कर दिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि आशी को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला और अब उसके होंठ क्रिश के होठों के कब्जे में थे, जिन्हें क्रिश काफी पैशनेट तरीके से सक करना शुरू कर चुका था। क्रिश के अचानक किस से आशी के हाथ से उसके फेस वॉश की बोतल गिर गई और अब उसके हाथ क्रिश की कमर पर अपनी मुट्ठी बनाए चिपके हुए थे। क्रिश अपनी आंखें बंद कर धीरे धीरे आशी को किस करते हुए अपने हाथों को उसकी कमर पर सहलाने लगा और अगले ही पल उसने आशी के दुपट्टे को खींचकर फ्लोर पर गिरा दिया। क्रिश के अचानक ऐसा करने से आशी अपने होश में आई और अपनी आंखें बड़ी करते हुए क्रिश को किस करते हुए देख रही थी, क्योंकि यह सब उसके लिए शॉकिंग था, क्योंकि उसे याद आया था कि क्रिश ने उसे खुद से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन वह बेचारी क्या ही जाने कि उसका साइको पति चाहकर भी खुद को उससे दूर नहीं रख सकता। क्रिश जो न जाने कब तक आशी को किस करने में बिजी था, आशी को कोई रिएक्शन ना करता हुआ देख उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर उसे देखा तो आशी अपनी आंखें फाड़े क्रिश को किस करते हुए देख रही थी और उसकी इस हरकत पर क्रिश ने धीरे से उसके होठों को छोड़कर उसकी काली गहरी आंखों में देखते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें याद नहीं आज की रात हमारा एक कमरे में रहना मना है क्या? तुम्हें हर बात कम समझ में आती है? और क्रिश की कोल्ड वॉइस को सुनकर ऐसी अपने होश में आई, उसने जल्दी से मासूमियत से अपनी उंगली से फ्लो की तरफ इशारा किया। क्रिश अपनी नजर झुकाकर देखा तो वहां एक फेस वॉश का बोतल गिरा हुआ था। तभी आशी ने अपनी धीमी और मासूम आवाज में कहा, मैं तो फेस वॉश लेने आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम भी बाथरूम में नहा रहे हो, वरना मैं। कहते हुए आशी ने अपने शब्दों को वहीं रोक लिया और क्रिश उसकी बातों को सुनकर अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, वरना क्या तुम नहीं आती फायरफ्लाई? तुम बोल रही हो हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तुम
मुझे कभी भी किसी भी कंडीशन में देख सकती हो, खैर अब आ ही गई हो तो चलो साथ में शावर लेते हैं। कहते हुए क्रिश आशी को अपने साथ कमर से पकड़कर शावर के नीचे ले आया। अब आशी और क्रिश के ऊपर गुनगुना पानी गिर रहा था, जिसे अपने बदन पर महसूस कर आशी थोड़ी शर्माते और घबराते हुए बोली, लेकिन साइको तुमने तो कहा था कि हम लोग शादी तक। और इससे पहले कि आशी अपनी बात को कंप्लीट कर पाते, क्रिश अपनी उंगली उसके होठों पर रखकर उसे अपनी बात आगे कहने से रोकते हुए कहा, शशिश डोंट आर्ग्यू विथ मी। मैंने पहले क्या कहा उसे भूल जाओ, मैं अभी जो कह रहा हूँ उसे समझो। अपनी आंखें बंद करो और कुछ मत कहना, समझ में आया? कहते हुए क्रिश ने कमांडिंग टोन में आशी को धमकी दी और उसकी आंखों पर अपने हाथ रख दिए। आशी ने घबराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा करते हुए ऐसी बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर रखी थी और होठों का छोटा सा पाउट बना रखा था। आशी की फेस के इस एक्सप्रेशन को तो क्रिश कुछ पल के लिए उसे निहारता ही रह गया और अब उसकी आंखें धीरे धीरे आशी के चेहरे से सरकते हुए नीचे की तरफ जाने लगी। आशी के भीगे हुए बदन पर उसके लहंगे का ब्लाउज पूरी तरह चिपक चुका था और अब पानी की बूंदें उसके गोरे बदन पर किसी मोती की तरह चमक रही थी। आशी के गुलाबी होंठ धीरे धीरे कांप रहे थे। खुद को क्रिश के इतने करीब महसूस कर आशी लंबी लंबी सांस ले रही थी और अब उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। आशी ने जो ब्लाउज पहन रखा था उसका गला वी नेक का था, जिसके कारण उसके क्लीवेज काफी अट्रैक्टिव लग रहे थे। उसके दोनों सारे साइड के ब्रेस्ट कुछ हद तक क्रिश को नजर आ रहे थे, जिसे देखकर क्रिश की सांस भारी हो रही थी। उसे अपने बदन में कुछ रिएक्शन फील हो रहे थे। उसके हाथ तो पहले ही आशी की कमर पर थे और अब आंखें आशी के ब्लाउज के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे। क्रिश को अपने अंदर एक गर्मी से महसूस होने लगी, जिसे वह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। फाइनली उसके जज्बात उसे पर हावी होने लगे और अब उसने एक बार फिर आशी के होठों पर अपने होंठ रख दिए। वह आशी के होठों पर किस करते हुए धीरे धीरे उसकी कमर को सहलाते हुए अपने हाथों को पीछे की तरफ ले गया और अगले ही पल आशी एक झटके से कांप उठी, क्योंकि क्रिश ने उसकी ब्लाउज की डोरी एक झटके में खोल दी थी और अब आशी को अपना ढीला ब्लाउज महसूस होने लगा। उसने तुरंत ही अपने हाथों से अपने सीने को कवर करने की कोशिश की, लेकिन क्रिश ने तुरंत ही उसके हाथों को पकड़कर उसकी कमर से लगा दिया। ऐसा होते ही आशी की एक पल के लिए सीसक निकल गई, लेकिन वह उसके होठों से बाहर निकल नहीं पाई। क्रिश यूं ही उसके होठों पर किस करते हुए अपने दूसरे हाथ से झटके से उसके ब्लाउज को खींचकर फ्लोर पर गिरा देता है। अब आशी के खुले उभार क्रिश के हाथों में थे, जिनके साथ क्रिश अपनी मनमानी कर रहा था। उसने आशी के होठों को अपने होठों से आजाद किया और अब उसके सीने को काफी तेजी से शक करते हुए प्रेस करने लगा। आशी की सीसकियां अब बाथरूम में गूंजने लगी थी। हालांकि क्रिश की चाहत एक बार फिर आशी को अपना बनाने की थी, लेकिन फिलहाल उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया था। एक तरफ दो जोड़ी एक दूसरे के प्यार के एहसासों में खोई हुई थी, वहीं दूसरी तरफ याना, जो कि अभी अपनी ड्रेस चेंज करके बाथरूम में अपना फेस वॉश कर रही थी। अचानक ही उसे भी अपनी कमर पर किसी के हाथ महसूस हुई। ऐसा होते ही उसका तन बदन से हार गया। उसने घबराते हुए तुरंत ही पीछे पलटने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह पलट पाती एक कोल्ड वॉइस उसके कानों में गई। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम मेरी हो, मेरे अलावा किसी और के करीब जाने की कोशिश भी मत करना। और इन शब्दों को सुनकर उसकी हालत खराब होने लगी। अब याना के हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। उसने घबराते हुए अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा, राका, बहुत अच्छे से पहचानती हो मेरी आवाज और मेरी टच को, तो मेरी बातों को क्यों नहीं पहचानती? मेरे मना करने के बावजूद तुम किसी और के करीब कैसे गई? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो राका, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। आह, छोड़ो मुझे, कहते हुए याना राका की हाथों से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और तभी राका उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कसते हुए उसे अपने और करीब कर उसके कंधे पर लगभग किस करते हुए अचानक की वाइट कर लेता है। आह राका, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा मुझसे दूर रहो। तुम होते कौन हो मेरे करीब आने वाले? देखो तुम यहाँ से जाओ वरना मैं। और इससे पहले कि याना आगे कुछ कह पाती, राका की नजरें सख्त हो गई। उसने अगले ही पल याना को अपनी तरफ घुमाया और अपनी गहरी नीली आंखों से याना की हरी आंखों में देखते हुए उसे खोलकर कहना की कमर को अपनी और करीब करते हुए अपने एक एक शब्द चबाते हुए बोला, वरना क्या करोगी? तुम करो जो कर सकती हो करो, मैं भी देखता हूँ तुम मुझे यहाँ से कैसे भगाती हो। कहते हुए राका ने अगले ही पल याना के होठों पर होठ रख
दिए और उसे काफी फोर्स के साथ किस करना शुरू कर दिया। याना इस चीज के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। राधे राधे। फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।